सभी प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ की सीरीज के बारे में बात करेंगे, जो कि आज मैथ का सीरीज का ये सेकंड क्लास है। इसके पहले 14 क्वेश्चन तक कराया जा चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से उसको देख लिए होंगे और पढ़ भी लिए होंगे। ठीक है, आज जो बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 15 से बात करेंगे। काफी अच्छे प्रश्न चलेंगे। मीन्स आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जो थर्ड सेमेस्टर का मैथ है वो कुछ स्टैंडर्ड मैथ है। इसके बाद आपको फोर्थ सेमेस्टर का मैथ पढ़ना पड़ेगा, वो भी इससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो अब ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का मैथ नहीं है, ये आपके थर्ड सेमेस्टर के मैथ है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि जो भी बच्चा सीरीज को 2 से 3 बार अच्छी तरीके से पढ़ लेगा, यानी कम से कम आप 3 बार अवश्य पढ़ लीजिए। सीरीज को 3 बार अगर आप अवश्य सही तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका मैथ में 100% है, बैक नहीं लगेगा। 100% नहीं, 101% आपका बैक नहीं लगेगा। अच्छे मार्क्स यानी 20+ मार्क्स रहेंगे आपके। ठीक, तो कम से कम आप सीरीज को 3 बार अवश्य पढ़िएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, चाहे वो क्वेश्चन पूछा गया हो चाहे ना पूछा गया हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी नहीं पूछे जाते और वो हर बार एग्जाम में आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। एक क्वेश्चन अवश्य आ जाता है, जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में है तो फोर्थ सेमेस्टर का एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है जिसका मैथ अगर अच्छी है, मैथ में पकड़ अच्छी है, तो चाहे थर्ड सेमेस्टर दे, चाहे फोर्थ सेमेस्टर का दे, चाहे सेकंड सेमेस्टर का दे, बड़े आराम से प्रश्न हो जाते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप जो सीरीज हल कराया जा रहा है उसको कम से कम आप 3 बार अवश्य लगा लीजिएगा। और अभी हम सीरीज को सॉल्व करा दे रहे हैं, उसके बाद प्रत्येक ईयर्स के प्रश्न को, जो भी जैसे 2018 का है, 2017 का है, 2020 का है, 2023 का है, प्रत्येक वर्ष के प्रश्नों को अलग से सॉल्व करा देंगे। एक एक सेट लेकर के सॉल्व करा देंगे, जिससे चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। चार कह रहा है 4 महीने में 50 रुपए का 1 पैसा, 50 रुपए का 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीने की ब्याज दर से ब्याज होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 50 रुपए का जो 1 महीने का ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 पैसा लग रहा है। तो अगर 1 महीने का 1 रुपए का ब्याज 1 पैसा लग रहा है, तो 50 रुपए का 1 महीने का ब्याज आप निकाल दीजिए। उसके बाद फिर 4 महीने का निकाल दीजिएगा, आराम से आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे सर 4 महीने में 50 रुपए का 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीना। यानी आप बात करेंगे, अगर हम कहेंगे कि 1 रुपए, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। 1 रुपए के 1 महीने का ब्याज कितना है, पहले उसको लिख लेते हैं। 1 महीने का, 1 मिनट, 1 महीने का, 1 रुपए के 1 महीने का ब्याज, ब्याज बराबर कितना है, 1 पैसा है। कितना है, 1 पैसा। तो 50 रुपए का, तो 50 रुपए का 1 महीने का ही ब्याज निकाल लेंगे आप। महीने का ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, इस 1 पैसे को आप रुपए में चेंज करेंगे तो 1 के बटा 100 कर देंगे। इंटू कितना है, 50 रुपया है। ठीक है, चेंज हो गया, 50 दूना 100, मतलब 1/2 रुपया। 1/2 रुपया का मतलब कह लीजिए क्या, 50 पैसा। आधा रुपया मतलब 50 पैसा, तो ये कितना आ गया, 50 पैसा आ गया। अब हम
50 रुपए का 1 महीने का ब्याज निकाल लिए हैं, तो अब हम 50 रुपए का 4 महीने का ब्याज निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 50 रुपए का 4 महीने का ब्याज। कितना? 4 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? 50 पैसा आया है, 50 पैसा इंटू 4, तो कितना आ गया? 5 के 20, 200। 200 क्या, ये पैसा आया। अगर हम इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, क्या रुपया हो जाएगा? 2 रुपया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आंसर दिया है वो रुपए में दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 रुपया हो जाएगा, है ना? तो बस यही इतना करना था। 1 रुपए की 1 महीने का ब्याज 1 पैसा है, तो 50 रुपए का 1 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? 50 पैसा हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधी बात है। फिर 50 रुपए का 4 महीने के बाद हम निकाल लेंगे। जब 50 रुपए का 1 महीने का बाद ब्याज आ गया, तो हम 50 रुपए का 4 महीने का भी ब्याज निकाल लेंगे। कुछ नहीं करना होगा, केवल 4 का मल्टीप्लाई कर देना होगा। चलिए अगला 16 नंबर करा। 1,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर होगा। अब मूलधन 1,000, दर 10% और समय 2 वर्ष दिया है। चलिए आइए यहाँ पे सवाल लगा देते हैं। यहाँ स्पेस है। 16 नंबर, मूलधन कितना दे रखा है? मूलधन बराबर कितना दे रखा है? 1,000 रुपया दिया है। 1,000। दर कितना दे रखा है? 10% दिया है। समय कितना दिया है? समय बराबर 2 वर्ष। ठीक। पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज में अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे प्रश्न को पहले क्या कर लेते हैं कि हम ये जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है। एक आप फार्मूला जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है क्या? मिश्र धन, मिश्र धन माइनस क्या? मूलधन। ये फार्मूला होता है। यहां से आपका क्या निकल जाएगा? यहां से आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा डायरेक्ट। तो मिश्र धन क्या होता है? ए बराबर होता है, ए बराबर पी, यही ले लेते हैं, ए बराबर P1 + R/100 पावर टी माइनस मूलधन क्या? पी। तो पी की वैल्यू कितनी है? 1,000 रुपया है, आपको पता है 1,000 है। और हो जाएगा 1 प्लस दर का वैल्यू 10% है, बटा 100 हो जाएगा, और पावर 2 हो जाएगा, और माइनस पी का मान 1,000 हो जाएगा। ठीक। तो यहां से हो गया। अब यहाँ जब हम हल करेंगे इसको, तो 10 दहम्मा 100, 10, 10 एक्का 10 11, यानी हो जाएगा कितना? 1,000 इंटू 11/10, 2 बार लिखेंगे कि पावर 2 है। ये हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसको 1,000 लिख लीजिए। 1,000 तो आया कितना? 10 इंटू 11 में 121 माइनस 1,000 हो गया कितना? 121, 10 हो जाएगा, माइनस 1,000। जब घटा देंगे कितना आ जाएगा? 210 रुपया। ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, 210 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब हम यहाँ निकाल लेंगे क्या? साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणित दर और गुणे समय बटा 100, बटा क्या होता है? 100 होता है। तो मूलधन कितना दे रखा है? मूलधन आपका 1,000 दिया है। दर कितना है? 10% है। समय 2 वर्ष, बटा 100। तो कितना हो जाएगा? 10 दहम्मा 100, ये बचा 10, फिर ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 100 दूना 200, कितना आ गया? 200 रुपया आ गया। 200 रुपया। अब पूछ क्या रहा था?
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस क्या, साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 210 है, 210 माइनस 200 बराबर का रुपया आ गया, 10 रुपया। आंसर हो गया, यही उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 रुपया, 16 नंबर का 10 रुपया आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सर। ठीक। 17 नंबर का रहा है, 100 रुपए का 10% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना, मूलधन 100 रुपया दे रखा है, दर 10% दिया है, समय 1 वर्ष दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। फिर से वही फार्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, यही लगा देंगे। चलिए आइए यहाँ फिर से दिखा देते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर, मूलधन कितना है, 100 रुपया है, दर कितना है, देख लीजिए दर कितना दे रखा है 17 नंबर में, दर 10%, समय 1 वर्ष, दर 10% और समय कितना दे रखा है, 1 वर्ष, 1 वर्ष। तो फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन मतलब ए माइनस ए बराबर पी होता है, 1 + R/100 माइनस पी। तो पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 रुपया, 100 हो गया। उसके बाद 1 + R की वैल्यू कितना है, 10, 10 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, की पावर 1 वर्ष माइनस 100 रुपया। ठीक, ये हो गया। तो अब हो जाएगा 10 × 100, 10 × 1 = 10, 11, 11/10, यानी 100 × 11/10 माइनस 100, ये कैंसिल, 11 × 100 माइनस 100, 110 में से जब 100 घटाएंगे तो क्या रुपया आ जाएगा, 10 रुपया आ जाएगा। क्या रुपया आ जाएगा, 10 रुपया। यानी आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा कितना आ जाएगा, 10 रुपया आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, 10 रुपया, ये है ऑप्शन सही। ठीक। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 18 नंबर, 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि प्रेक्षणों की, दे रखा है, यदि प्रेक्षणों की, यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 है, ठीक, प्रेक्षणों की संख्या 13 है तथा उनका माध्य कितना दे रखा है, 9 दिया है, तो उनका योगफल पूछ रहा है। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या होती है। ठीक, तो हो जाएगा, देखिए माध्य बराबर, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये फार्मूला होता है। तो योगफल पूछ रहा है और माध्य दे रखा है, माध्य 9 दिया है, बराबर प्रेक्षणों का योगफल पूछ रहा है, यानी योग पूछ रहा है और बटा ये प्रेक्षणों संख्या 13 दिया है। तो योग बराबर कितना हो जाएगा, योगफल बराबर 9 × 13, तो 13×9 = 117, ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन अ सही है। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, फिर से वही, माध्य बराबर क्या होता है, फिर से हम वही निकाल लेंगे कि माध्य बराबर
माध्य बराबर सभी पदों का योग, यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, यानी 1 से लेकर के 10 तक। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 और प्लस 10 बटा कितना हो जाएगा, बटा 10। कितना हो गया, 10 हो गया। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 26 26 10 36 36 4 40 और 5 45। नहीं, एक मिनट। 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 15 5 21 15 6 21 21 7 28 28 2 30 30 6 36 36 10 46 46 4 50 5 55। कितना हो गया, 55। 55 के बट्टा 10 भाग दे देंगे तो 5.5 आ जाएगा। कितना आ गया, 5.5। ऑप्शन ब सही है। अगला, यदि किसी बंटन का परास 50 है, वह वर्ग अंतराल 10 है, तो वर्गों की संख्या देखिए। किसी बंटन का परास दे रखा है, यानी रेंज दिया है, कितना दे रखा है, रेंज है, रेंज दे रखा है परास, रेंज दिया है 50 है, और अंतराल दिया है, डिफरेंस यानी अंतराल दे रखा है, अंतराल बराबर 10 दिया है। तो वर्गों की संख्या, अब देखिए वर्गों की जो संख्या हम डिफाइन करेंगे वो 10 10 का अंतराल है, और जाना कहाँ तक है, 50 तक जाना है। तो 0 से क्या हो गया, 10 हो गया 1, फिर 10 से क्या हो गया, 20 हो गया 2, फिर 20 से परास कितना हुआ, 20 से 30 की तरफ, सब में 10 10 का अंतर है। फिर 30 से 40, फिर 40 से क्या, 40 से 50 हो गया, यहां तक पहुंच गया। यानी 1 2 3 4 5, इसका वर्गों की जो संख्या होनी चाहिए वो 5 आनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, लेकिन इसमें 50 दे रखा है। तो आई थिंक ये मिस्टेक दे रखा है, क्योंकि जो हमारे वर्गों की संख्या होगी वो 5 ही होगी। 5 वर्ग में हम 50 रेंज तक पहुंच जाएंगे, और वो भी 10 10 का अंतराल लेकर के पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 5 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर जो होगा वो 5 होगा। अगला कह रहा है 21 नंबर, 2.7 2.7 2.8 2.1 2.4 3.2 2.1 3.1 2.8 3.2 का परिसर यानी रेंज है। पूछा इसका रेंज क्या होगा, परिसर क्या होगा। तो परिसर के लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एक फार्मूला होता है, परिसर बराबर होता है आपका मैक्सिमम, यानी क्या, जो परिसर होता है वो ऊपरी सीमा, यानी मैक्सिमम रेंज माइनस मिनिमम, यानी परिसर बराबर आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 21 नंबर, यहाँ पे देखिए 21 नंबर, परिसर बराबर क्या होता है, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, सीमा। अब हम वही परिसर में देखेंगे ऊपरी सीमा कितनी है, कौन सी है ऊपरी सीमा, मतलब सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी देखिए 3.2, 3.2 सबसे बड़ी 3 है। और सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी कहेंगे सर, सबसे छोटी संख्या 2.1 है, 2.1 से कोई भी कम नहीं है। ठीक, तो हम यहां से परिसर निकाल लेंगे, 3.2, 3.2 माइनस 2.1, जब घटाएंगे तो आ जाएगा 1.1। परिसर जो आपका रेंज आ गया, रेंज जो आ गया वो 1.1 आ गया आंसर। ठीक, 21 नंबर 1.1, ऑप्शन अ सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है, उसकी ऊंचाई 5 मीटर भी दिया है, तो कमरे का आयतन पूछ रहा है। तो कमरे का आयतन बराबर, यानी पहले क्षेत्रफल, फर्श का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्षेत्रफल बराबर एल इंटू बी होता है, क्षेत्रफल एल इंटू बी होता है। और एल इंटू बी दे रखा है कितना, 48। एल इंटू बी बराबर 48 दे रखा है, और ऊंचाई एच बराबर कितना दिया है, 5 मीटर।
तो आयतन पूछ रहा है, तो कमरे का आयतन आपको पता होना चाहिए फार्मूला, कि कमरे का आयतन का फार्मूला जो होता है, कमरे के आयतन का फार्मूला, कमरे का आयतन बराबर एल इंटू बी इंटू एच। तो एल इंटू बी 48 हो गया, 48 हो गया, और इंटू एच का मान कितना हो गया, 5 हो गया। गुणा कर देंगे, 5 अट्ठे 40 का 0 हो जाएगा, हाथ लगा 4, 5 चौके 20, 4 24, 24 क्या हो गया, घन मीटर। क्या आ गया, 240 घन मीटर। तो 240 घन मीटर, ऑप्शन ब सही है। ठीक। चलिए अगला सवाल करा, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r, ऊंचाई 5r, तो इसका वक्र पृष्ठ, इसका क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है, यहां देख लीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई r h, यही होता है। अब क्या क्या दिया है, त्रिज्या दे रखा है r, यानी 2 इंटू पाई इंटू त्रिज्या r ही है, और h का मान कितना है, 5r है। क्या है, 5r। क्या दे रखा है, 5r। ये अब गुणा कर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी की 10। क्या हो गया, 10 आर का आर में गुणा आर स्क्वायर, यानी 10 पाई r स्क्वायर। आंसर क्या होगा, 10 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। क्या, वर्ग इकाई, ये होगा। तो ऑप्शन ब सही है, 10 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है। लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, और उसके आधार का व्यास पूछ रहा है। ठीक। तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बेलन, आपका बेलन कैसे होता है, देखिए बेलन आपका ये है, ये कुछ इस आकार का बेलन होता है। ठीक। अब इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी ये वाला क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, 9 पाई दे रखा है। अब ये आधार कैसा है, आधार आपका वृत्ताकार है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वो पाई r स्क्वायर बराबर दे रखा है कितना, 9 पाई। तो पाई से पाई कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या, r स्क्वायर इक्वल टू 9। तो r की वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो 3 त्रिक का 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी त्रिज्या आ गई क्या, 3 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, व्यास। तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, ये फार्मूला होता है। व्यास इक्वल टू 2 गुणित त्रिज्या होती है, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है। तो 2 इंटू त्रिज्या कितना आया है, 3, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन कोई मिल रहा है, हाँ ऑप्शन पहला ही मिल रहा है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। त्रिज्या व्यास का आधा होता है, या व्यास जो होती है त्रिज्या की दूनी होती है, 2 गुनी होती है। अगला प्रश्न, घन का पृष्ठ 24 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन, घन का पृष्ठ दे रखा है, तो घन का जो पृष्ठ होता है उसका फार्मूला क्या होता है, देखिए घन का पृष्ठ का फार्मूला, घन का पृष्ठ बराबर होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। और ये दे रखा है 6a स्क्वायर इक्वल टू 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां से 6 चौके 24, 4 हो गया। तो ए इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। जब ए बराबर 2 आ गया, तो घन का आयतन फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब का मतलब क्या, 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8। आंसर कितना हो गया, 8, 8 घन सेंटीमीटर।
ठीक। ये 25 नंबर प्रश्न था। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए। एक गोले की त्रिज्या दे रखी है 3.2 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। गोले की त्रिज्या दे रखा है, गोले की त्रिज्या कितना दिया है? 3.2। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पहले आप फार्मूला ले लीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक। त्रिज्या दिया है 3.2 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हो जाएगा 4 पाई इंटू आर का मान 3.2 दिया है, तो 3.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? बस सीधा सीधा वैसे ही आंसर दे रखा है, 4 पाई और इंटू 3.2 का होल स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? देखिए, ऑप्शन ब वाला सही है, ठीक। ऑप्शन ब सही है। चलिए, अगला प्रश्न का है 27 नंबर। एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। गोले का व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठ धरातल का क्षेत्रफल, फिर से वही पृष्ठ धरातल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला ये वाला बताया ही गया, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला है। अब यहाँ पे व्यास दे रखा है, क्या दिया है? व्यास। व्यास बराबर कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। आर बराबर कितना हो जाएगा? 8 का बटा 2, मतलब क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो हो गया 4 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितना? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 चौक 16 चौका 64 पाई, कितना आ गया? 64 पाई। ऑप्शन स सही है, ठीक। 27 नंबर हो गया। 28 नंबर कह रहा है सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1749 में किया गया, इसको याद रख लीजिएगा। इस सांख्यिकी शब्द का जो प्रयोग किया गया सबसे पहले 1749 में किया गया। अगला, समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहते हैं। बिल्कुल। कथन किसका है? तो ये कथन गैरिट का है। इसका है गैरिट, गैरिट नामक वैज्ञानिक है, उन्हीं का ये स्टेटमेंट है। अगला, सांख्यिकी में माध्य दर्शाया गया है। सांख्यिकी में माध्य क्या किया गया है? दर्शाया गया है। जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी में माध्य दर्शाया गया है। चलिए, सांख्यिकी में माध्य दर्शाया गया है। तो सांख्यिकी में माध्य, माध्य को किससे दर्शाते हैं? एम से, कैपिटल एम से। ये तो पता है, कैपिटल एम बराबर सभी पदों का यानी सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो माध्य बराबर, माध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? माध्य को एम से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ब सही है। माध्य का सूत्र है, तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है? माध्य के सूत्र दो होते हैं, देखिए यहाँ पर दिखा देंगे हम। माध्य बराबर होता है, आप प्रश्न ये 31 नंबर है, 31। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योगफल, सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। यानी m बराबर सिग्मा, सॉरी,
सिग्मा एक्स बटा आंकड़ों की संख्या एफ, ये होता है। लेकिन अब हमारा जो ऑप्शन हम देख रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं दिया है, सिग्मा एक्स बटा कहीं नहीं दिया है, सब एफ एक्स में दिया है। तो इसके लिए एक फार्मूला और हो जाता है, अथवा क्या, कब, जब जब पदों के साथ, पद कौन सा है, यक्स है, पदों के साथ, पदों के साथ साथ उनकी बारंबारता भी दी गई हो, तब माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर यानी f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 डैश डैश ऐसे जा रहेगा, और बटा क्या हो जाएगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं शार्ट में सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ लिख सकते हैं। यही आपका फार्मूला हो जाएगा। तो जो दिया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न का है 2 4 5 9 10 का मध्यमान। अब इसका मध्यमान पूछ रहा है, तो मध्यमान बराबर निकाल दीजिए, मध्यमान बराबर सभी पदों का योग, यानी क्या, 2 + 4 + 5 + 9 + 10 बटा कितना, 5। अब जोड़ दीजिए इसको, 4 2 6 5 11, 11 9 20 10 30, कितना आ गया, 30, कितना हो गया, 30, 30 के बटा 5 भाग दे देंगे तो 5 छंके 30, आंसर कितना आ जाएगा, 6। ऑप्शन पहला ही सही है। आंकड़ों के विवेचन का अर्थ है, तो आंकड़ों के जो विवेचन का जो अर्थ होता है वो सारणीयन भी होता है, वर्गीकरण भी होता है, आंकड़ों का संग्रहण भी होता है, अर्थात चारों हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा, ये सभी आंकड़ों के विवेचन का अर्थ, ये सभी ऑप्शन 10 सही है। अगला, आंकड़ों के प्रकार हो सकते हैं। देखिए जो हमारे आंकड़ों के प्रकार हो सकते हैं वो व्यवस्थित भी हो सकते हैं, अव्यवस्थित भी हो सकते हैं। व्यवस्थित का मतलब जैसे ऐसे दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 7 दे रखा हो, 8 दे रखा हो, हाँ 9 दिया हो, यानी एक सीरियल से जो चलता हो उसको व्यवस्थित कहते हैं। ऐसे भी आंकड़े दिए रहते हैं, या कभी कभी ऐसे दिए रहते हैं, 9 2 7 8 3 1, जिसको अव्यवस्थित बोलते हैं। जब वो आंकड़ा अव्यवस्थित रहेगा तो हम उसको अरेंजमेंट में करते हैं, यानी व्यवस्थित करते हैं, तब लिखते हैं कि हम इसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने पर किसी एक में भी लिख सकते हैं, चाहे आरोही में लिख लें चाहे अवरोही में लिख लें, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में भी लिख सकते हैं। तो आंकड़ों के प्रकार हमारे व्यवस्थित भी हो सकते हैं और अव्यवस्थित भी हो सकते हैं, दोनों में कोई भी हो सकता है, यानी ऑप्शन अ और ब दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर का है, 2 5 8 का समांतर माध्य। अब इसका समांतर माध्य पूछ रहा है, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सभी पदों का योग, यानी 2 + 5 + 8 बटे पदों की संख्या कितनी है, 3 है। तो 8 5 13 2, 5 2 7 7 8 7 15, ठीक, 15 बटा कितना हो गया, 15/3, यानी 3 5 काटेंगे, 3 5 15, आंसर कौन सा सही है, ब वाला आ जाएगा। ठीक, 36 नंबर प्रश्न कह रहा है 30 31 37 30 35 13 30 30 का बहुलक, बहुलक पूछा है। देखिए बहुलक क्या होता है कि ऐसी संख्या होती है जो कई बार रिपीट की हो, जो ज्यादा से ज्यादा बार आई हो, वही उसका बहुलक हो जाता है। कुछ इसमें लगाना नहीं होता है, इसमें केवल देखना होता है, देख करके बता दिया जाता है कि कौन सा ऐसा आंकड़ा है जो कई बार रिपीट किया गया है। तो 30 यहाँ है, 30 यहाँ है, 30 यहाँ है, और 30 यहाँ है, यानी कितनी बार हो गया, 4 बार। और 31 कितनी बार है, केवल एक बार। 37 कितनी बार है, एक बार है। 35 कितनी बार है, एक बार है। 13 कितनी बार है, एक बार है। इसका जो बहुलक होगा, बहुलक क्या हो जाएगा,
बहुलक इक्वल टू 30 हो जाएगा, कितना? 30, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीट किया गया है, तो ऑप्शन स सही है। 8, 12, 9, 13, 15 की माध्यिका। तो माध्यिका के लिए दो फार्मूला होता है, एक सम पदों के लिए होता है, एक विषम पदों के लिए होता है। तो यहाँ क्या दिया है? 1, 2, 3, 4, 5 पदों की संख्या क्या है? 5 है, जो कि विषम है। तो यहाँ लिखेंगे पदों की संख्या, देखिए, पदों की संख्या बराबर 5, यानी क्या है ये? विषम है ना? ये विषम है। तो जब विषम है तो माध्यिका बराबर क्या होता है विषम पदों के लिए? माध्यिका इक्वल टू n प्लस वन बटा दो होता है। अब इसको n प्लस वन में n प्लस वन बटा दो, तो ठीक है, इतना वहां पद होता है, वहां पद। तो देखिए, n की वैल्यू कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। कितना है? 5 और प्लस 1 बटा 2। 5 एक 6, 6 बटा 2 मतलब तीसरावां पद। अब इसमें देखिए तीसरावां पद कौन सा है? क्या 9 है? नहीं। अब इसको ये अव्यवस्थित क्रम है, जैसे अभी प्रश्न आया था। यहाँ पे देखिए ये आंकड़ों के प्रकार कैसे हो सकते हैं? व्यवस्थित भी हो सकते हैं और अव्यवस्थित भी हो सकते हैं। तो ये हमारा अव्यवस्थित है। अब इसको व्यवस्थित करने के लिए हम इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में जब हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 8 हो जाएगा, बा सॉरी, 8 के बाद क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 8 के बाद 9, 9 हो गया। 9 के बाद 12 हो गया। 12 के बाद 13 हो गया। और 13 के बाद क्या हो गया? 15 हो गया। अब यहां से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब तीसरावां पद खोजिए कौन सा है? 1, 2, 3, तीसरावां पद कौन सा है? 12 है, और 12 हिस्सा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, ये 12 से क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए 38 नंबर देखिए प्रश्न। प्रश्न 38 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 पावर 6 क्या दिया है? 5 पावर 6 बराबर 15,625। इसको लवगणक में चेंज करना है। किसमें? लवगणक में। तो देखिए, जब लवगणक में चेंज किया था तो बस ये 6 वाला प्लेस इसके पास चला जाएगा और ये वाला चला जाएगा इस 6 के पास। यानी 15,625 6 वाले की जगह चला जाएगा और 6 वाला इसके पास चला जाएगा। ये जब हम लॉगरिथम पढ़ा रहे थे तो वहां बताए हैं। तो यहाँ पहले आप log लिखेंगे, उसके बाद ये 5 अपनी जगह ही रहेगा और ये चला आएगा इसके पास 15,625, और बराबर ये जो चलाया 6 के पास, 6 चला जाएगा इसके पास। बस यही इतना परिवर्तन होगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 5, ऑप्शन अ सही है। ठीक, ये आप मैच करा सकते हैं, यही है आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर क्या रहा? यक्स पावर -6 भागे यक्स पावर -7 का मान होगा। चलिए 39 प्रश्न। यक्स पावर -6 भाग में दिया है, यक्स पावर -6 भागे यक्स पावर क्या? -7। अब भाग में घात क्या हो जाता है? घट जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि यक्स के पावर -6, और नीचे वाला ऊपर जब आएगा तो घट जाएगा माइनस, और ये माइनस चिन्ह सहित ऊपर चला आएगा। तो क्या हो गया? यक्स के पावर -6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 7। तो यक्स के पावर क्या बचेगा? 7 में से 6 का 1, यानी +1। यक्स पावर +1। ऑप्शन कौन सही है? सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर। x² - 40 क्या दिया है? x² - 40, सॉरी 40 नहीं 4, माफ करिएगा। एक्स स्क्वायर क्या दिया है? x² - 4, और बटा नीचे क्या दे रखा है? x+2 का होल स्क्वायर। इसको छोटा करना है, तो कर दीजिए।
ऊपर वर्गांतर का फार्मूला बन गया। वर्गांतर फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके रूप में लिखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी और अगले कोष्टक में ए माइनस बी, यही लिख सकते हैं। ये चार को हम दो का स्क्वायर कर सकते हैं, तो हम लिख लेंगे क्या? एक कोष्टक में ए प्लस दो लिख सकते हैं और अगले कोष्टक में ए माइनस दो लिख लेंगे। इसको अगर और अच्छे से डिटेल करना हो तो इसको एक स्टेप में और कर लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर और बटा कितना? यक्स प्लस दो का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे हो जाएगा जो ये ए लिखे हैं हम, ए न लिख करके क्या रहेगा? अब हम एक क्वेश्चन क्या लिखेंगे? यक्स प्लस दो लिखेंगे, यहां से वर्गांतर बन गया, और अगले क्वेश्चन में यक्स माइनस दो लिख लेंगे और बटा क्या हो जाएगा? यक्स प्लस दो का होल स्क्वायर। तो एक घात से ये एक घात कैंसिल बचा, कट गया, तो बचा क्या? एक्स माइनस दो बटा एक्स प्लस दो, यही आंसर हो जाएगा। एक्स माइनस दो एक्स प्लस दो, ऑप्शन ब सही है। अगला कह रहा है यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन के कोरों की संख्या बताइए। घन की क्या बताइए? कोरों की संख्या। चलिए देखिए घन के कोरों की संख्या, पहले हम घन बना लेते हैं। ये घन बन रहा है, ये हमारा घन हो गया। ठीक, ये घन हो गया। कह जी ये एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये जो घन की कोर 4 सेंटीमीटर दिया है इससे कोई मतलब नहीं, केवल ऐसे दिया है आपको भटकाने के लिए कि आप सवाल में भटक जाइए और सवाल आपसे छूट जाएगा। 2018 में प्रश्न पूछा गया है। ये चार यहाँ डाटा से कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। केवल आप उस घन के कोर की संख्या निकाल दीजिए, बाकी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो घन में अगर जब कोरों की संख्या आप निकालेंगे तो देखिए कोर कितना है? एक कोर, पेन चेंज कर दें, देखिए एक कोर हो गया, दो हो गई, तीन हो गया, चार हो गई। ठीक, चार, फिर ये पांच, छ, सात, ठीक, आठ, नौ, उसके बाद 10, एक ये 11 और एक ये वाला अंदर वाला ये वाला 12। आपके कितने हो गए घन के कोर? 12 हो गए। ये वाला ऑप्शन 10 है ये। ये कोर जो जो रंगे हैं, चार ऊपर चार नीचे, चार चार आठ, चार इस साइड में और चार इस साइड में, सॉरी, चार ऊपर चार नीचे, चार चार आठ हो गए, आठ और दो 10, एक ये 12। ठीक है, देखिए आपका एक ये हो गया, एक दो तीन चार, फिर पांच, फिर छह, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ, फिर 10, फिर 11 और एक ये 12। 12 कोट हो गया। अगर हम आपने आपसे इसमें कोना पूछें, कोना बताइए कितने हैं? कोना की बात करें अगर, पूछ लें जैसे कभी कोई कोना पूछ लेगा, तब क्या बताएंगे? तो देखिए फिर से एक यहाँ बना लेते हैं हम इस तरीके से। मान लीजिए घन है, ठीक। आप कोना पूछे तो कोना कितना होगा? तो देखिए कोना काउंट करके आपको बताते हैं। एक कोना, दो कोना, तीन, चार, हो गया। फिर पांच, छ, सात और आठ, कोना कितना हो गया? 8 हो गया। अगर फलक पूछे तब क्या? फलक, फलक पूछे तब कितना होगा? फिर से एक बना लीजिए। देखिए हो सकता है कि पूछ ले कभी भी, इसलिए बता दिया जा रहा है आपको। अगर फलक पूछे तब कितना होगा? अब देखिए फलक, एक फलक तो ये है, ये पूरा ये वाला एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक, पांच फलक और एक ये अंदर वाला देखिए, एक ये 6 फलक। तो फलक की संख्या कितनी है? 6। आप फलक वैसे भी देख सकते हैं, अपने मोबाइल को उठा लीजिए या कोई थोड़ा मोटा चीजें हो, उसमें देखेंगे आमने सामने,
आमने सामने एक दो, साइड साइड तीन चार, ऊपर नीचे पांच छह, तो कुल कितना हो जाएगा, छह फलक हो जाएगा। तो हो सकता है कि इस बार कोरों की संख्या पूछे तो इस बार कोना पूछ ले। कोना, कोना को हम शीर्ष भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शीर्ष। इसे शीर्ष भी कहा जाता है, या हो सकता है शीर्ष पूछ ले। तो शीर्ष या कोना आठ, फलक छह, और कोरों की संख्या 12। इसमें डाटा से कोई मतलब नहीं। चलिए अगला 42 नंबर का लाग 13 169। लाग 13 और 169 को हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल 13 तरह में 169 होता है, 169। दो आगे आ जाएगा, घात है तो दो आगे आ गया, तो लाग क्या लिख लेंगे, लाग 13 बेस 13 हो गया। इसकी वैल्यू एक हो जाएगी, बराबर कितना आ जाएगा, दो। आंसर हो जाएगा, 2018 में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर दो हो जाएगा। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है, आपको पता होना चाहिए, अर्धवृत्त में स्थित कोण का जो मान होता है, जैसे ये हो गया, अब ये मान चलिए यहाँ से अर्धवृत्त खींचा गया है। अर्धवृत्त मतलब बीचों बीच लाइन खींची गई है। अब यहाँ से कोई एंगल बना दे रहा है, ये सपोज दैट ये कुछ ये इस तरीके से एंगल बना है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। अब ये वाला अर्धवृत्त जो पूछ रहा है, अर्धवृत्त पे बना कोण का मान कितना होता है, तो अर्धवृत्त पे बना कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमारा थ्योरम ये कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है, या किसी वृत्त खंड के परिधि पर जो बना कोण होता है वो वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ये अगर ये 180 अंश है तो ये कितना होगा, 90 अंश होगा। तो आंसर कौन सही होगा, 90 डिग्री, ऑप्शन स सही होगा। ठीक। एक बेलनाकार ठोस का अर्ध व्यास 1 सेंटीमीटर था, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, इनमें से 0.1 सेंटीमीटर अर्ध व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, ये कहीं ना कहीं सवाल मिस्टेक है, ठीक है। इसको बाद में देख लीजिए, ये सवाल मिस्टेक है। अगला सवाल 45 नंबर, एक बेलनाकार खंभा 7 मीटर ऊंचा जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन होगा। एक बेलनाकार खंभा है, खंभा की ऊंचाई कितना दे रखा है, एच बराबर 7 मीटर दे रखा है, और व्यास यानी व्यास 2r, व्यास को हम 2r बोलते हैं, 2r बराबर 12 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ जब काटेंगे 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक। तो उसका आयतन, अब बेलन का आयतन का फार्मूला होता है, बेलन का आयतन V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो पाई रहेगा, आर की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो हम इस 6 सेंटीमीटर को आंसर देखिए, सब सेंटीमीटर में दे रखा है, कुछ सेंटी दिया है कुछ मीटर दिया है। तो चलिए पहले हम सवाल लिख लगा लेते हैं, इसको पाई हो गया, आर की वैल्यू हो जाएगी 6 × 6, दो बार हो गई। उसके बाद एच की वैल्यू कितनी है, 7 मीटर। तो 7 को हम क्या सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 700 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा मिल रहा है, व्यास 12 सेंटीमीटर। ठीक। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, पाई 6 × 6 × 700 घन सेंटीमीटर। ठीक। ऑप्शन 10 सही है। ठीक है, ऑप्शन कौन सही है, 10 सही है। बस यहीं पे छोड़ देना है, बुरा नहीं करना है, यानी मल्टीप्लाई नहीं करानी है, बस यहीं पे आंसर आपका मिल जा रहा है तो इसलिए छोड़ देना है। अगला प्रश्न कह रहा है, एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, इस प्रकार के दो घनों को मिलाकर बनी आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, एक घन दिया है, एक घन की भुजा क्या है, 1 सेंटीमीटर, यानी जो घन बना है वो 1 सेंटीमीटर का बना है। घन में चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, सब बराबर होती हैं। तो जो ये बना हुआ है ये 1 सेंटीमीटर का बना हुआ है। तो इसी प्रकार दो घन, तो भैया जब दो घनों को आप मिला देंगे तो उसकी क्या क्या बढ़ेगी, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। क्योंकि दो को हम ऐसे ले जाके जोड़ दिए ना, यहाँ पे दो तो जोड़ दिए हम यहाँ पे घन। तो इसकी क्या बढ़ जाएगी, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और चौड़ाई बढ़ जाएगी, लेकिन ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या होगी, नहीं बढ़ेगी, ऊंचाई क्या रहेगी, एक ही रहेगी। तो हम कह सकते हैं घन कितना है, दो घन है।
घन कितना है? दो घन है। दो घन में क्या होगा? लंबाई कितनी है? दो है। चौड़ाई भी कितनी है? दो है। लेकिन ऊंचाई कितनी होगी? एक होगी। अब ये वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यही हो जाएगा इसका संपूर्ण क्षेत्रफल। तो दो, दो प्लस दो प्लस एक, यानी दो दो चार, एक पांच दूनी 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन स सही है। अगला कह रहा है एक घन का आयतन दिया है 27 घन सेंटीमीटर है, तो घन की कोर होगी। एक घन का आयतन दे रखा है। क्या दिया है? घन का आयतन। घन का आयतन मतलब भुजा क्यूब बराबर दे रखा है 27 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए का मान कितना आएगा? 27 का घनमूल ले लेंगे तो आ जाएगा 3। ए का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो घन का कोर कितना है? 3 सेंटीमीटर। यही तो घन का कोर ही तो है। ये घन का जो आयतन दिया है, तो यहाँ से हम कोर निकाल लेंगे। कोर बराबर 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन 10 है ये। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। घन का विकर्ण दे रखा है 403 सेंटीमीटर है, तो आयतन बताइए। तो घन का विकर्ण का फार्मूला पहले लिख लीजिए। घन के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट 3 इंटू ए फार्मूला होता है। तो घन का विकर्ण दे रखा है अंडर रूट 3 इंटू ए बराबर दिया है 4 अंडर रूट में 3। तो अंडर रूट 3 कैंसिल। तो ए बराबर कितना आ गया? ए बराबर 4 आ गया। जब ए बराबर 4 आ गया तो घन का आयतन हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। भुजा मतलब ए, एक 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64, 64 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन बस है। अगला करा एक घनाकार संदूक की कोर दे रखा है। क्या? एक घनाकार संदूक की कोर दे रखा है। ठीक है, एक घनाकार संदूक की कोर दे रखा है। कितना दिया है देख लीजिए इसको। ठीक, सिर्फ पेन चला दिया गया है सीरीज में। देखिए, एक घनाकार संदूक की कोर 2a सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठ बताइए। तो घन का जो पृष्ठ होता है वो 6 भुजा स्क्वायर होता है। घन 49 नंबर प्रश्न देख लीजिए। घन का पृष्ठ बराबर 6 भुजा स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 6 इंटू कोर कितना दे रखा है? 2a, यानी एक जगह क्या हो जाएगा? 2a का स्क्वायर। देखिए इसको यहाँ से इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा कितना? घन का पृष्ठ बराबर 6a स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू कोर कितना दे रखा है? 2a। तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा 6 इंटू 2 दूनी के 4 a स्क्वायर हो गया। तो 6 चौका 24 a स्क्वायर। आंसर कौन सा सही होगा? वर्ग सेंटीमीटर। तो 24 a स्क्वायर ये इसका आंसर सही। ठीक। चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कुछ इस तरीके कह रहा है कि दिया हुआ है निम्नांकित चित्र में कोण ए पी बी बराबर 65 डिग्री। कितना? ए पी बी बराबर 65 डिग्री, यानी ए पी बी।
ये एंगल दे रखा है ए पी बी, ये 65 डिग्री रखा है। तो ए ओ बी का मान बताइए। ए पी बी इक्वल टू 65 डिग्री। तो पूछ रहा है एंगल ए ओ बी का मान बताइए। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको एक थ्योरम भी पता होगा कि अगर अर्धवृत्त पे जो बना कोण होता है, केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, या फिर केंद्र पर जो बना कोण होता है वो अर्धवृत्त के परिधि पर या वृत्तखंड के परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यानी परिधि पे कितना कोण बना है, 65 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये जस्ट इसका दूना हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि कोण ए ओ बी इक्वल टू दो कोण ए टू कोण ए पी बी। अब दो इंटू कोण ए पी बी कितना है, ए पी बी 65 डिग्री। ठीक, ये हो गया। तो 65 गुना कितना होता है, 130 डिग्री। कितना आ गया, 130 डिग्री। यानी इस स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिए कि वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है, परिधि पे बने कोण का दो गुना होता है। अगर ये 65 है तो इसका दो गुना कितना हो गया, 130 डिग्री। अगर वृत्त के केंद्र पर बना कोण मान चलिए 130 था, तो अगर परिधि का पूछता तो इसका जस्ट आधा होता। मान लीजिए कि अगर कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ठीक, कुछ ऐसे है, इस तरीके का है। मान लीजिए कि ये कितना है, 60 डिग्री, सपोज दैट मान लेते हैं। और ये परिधि वाला पूछे तो आप तुरंत इसको बता दीजिए ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि केंद्र पे बने कोण का परिधि पर जो बना कोण होता है वो आधा होता है। केंद्र पर जो बना कोण है उसका आधा परिधि पर बनता है। तो यहाँ पे 65 दिया था तो केंद्र पे दूना हो गया, 130 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए ठीक दोस्तों, तो हम आज 50 क्वेश्चन तक करा लिए हैं। इसके बाद कोशिश करेंगे एक दो क्लास में बहुविकल्पी खत्म हो जाए, उसके बाद अति लघुत्तरी करा दिया जाएगा और लघुत्तरी प्रश्न को करा दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के जो स्टैंडर्ड है वो काफी अच्छे अच्छे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि आप इस सीरीज को 2 से 3 बार यानी मिनिमम 3 बार तो अवश्य सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि क्या हो, चीजें बिल्कुल कंठस्थ हो जाए और आसानी से आप एग्जाम में प्रश्न को कर लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।